गुड इवनिंग स्पेस टू। जी हाँ, स्पेस टू के इस स्पेशल एपिसोड में आप सबका स्वागत है। मैं हूं मनीष जायसवाल विद कैमरामैन रीमा जायसवाल के साथ। स्पेस वन में जैसे हमने बताया कि खाली स्पेस का कोई मतलब नहीं होता, मास ना रहे कोई बात नहीं, लेकिन एनर्जी ज़रूरी है स्पेस को डिफाइन करने के लिए, उसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए। और एनर्जी जो सबसे सिंपल तरीके से स्पेस को डिफ्रेंशिएट कर सकती है वो है 3D सरफेस से, और इस 3D हॉलो सरफेस से। और इस 3D हॉलो सरफेस को हम कहीं ना कहीं 2D सरफेस से बना सकते हैं, 2D शीट से बना सकते हैं। हमने बताया कि जैसे कि स्पेस में ये शीट सबसे सिंपल रहेगी 2D शीट, और ये मान लीजिए फ्लैट है। क्या है कैमरामैन? फ्लैट। और लाइट इसी 2D शीट में जब एज ए डिस्टर्बेंस ट्रेवल करती है तो कहीं ना कहीं शीट को ऊपर और नीचे, कम से कम ऊपर नीचे डिफॉर्म कर देती है, जिससे अगर ए और बी के बीच में अगर क्या बोलते हैं एक शीट रही होगी तो अब ए और बी के बीच में डिस्टर्बेंस के कारण अब एक शीट की जगह दो शीटें आ जाएंगी। अगर इस पूरी फ्लैट शीट को विदाउट डिस्टर्बेंस को ए और बी के बीच में हम एक शीट से रिप्रेजेंट करते हैं, तो जब डिस्टर्बेंस इस तरह से होगा तो शीट चूंकि ऊपर नीचे भी डायमेंशन ले रही है, 3D में आ रही है, तो इसलिए अब यहाँ पर एक शीट यहीं आधे रास्ते में ख़त्म हो जाएगी और फिर दूसरी शीट की आवश्यकता पड़ेगी, जो कहीं ना कहीं अगल बगल से स्पेस से इन एनर्जी शीट्स को आना पड़ेगा, और तब जाके क्या बोलते हैं ये डिस्टर्बेंस पूरा कहीं ना कहीं होगा ए और बी के बीच में। तो अब ए और बी के बीच में एक्चुअली में एक शीट के बजाय एक्चुअली में अब दो शीट आ गई। ये दो शीट पॉसिबल क्यों होती हैं? क्योंकि अब शीट कहीं ना कहीं ये देखिए ट्रायंगल का रूप ले रही है, मोटा मोटा रफ फिगर में ये जो है ये ट्रायंगल का रूप ले रही है। एक ट्रायंगल, इन्वर्टेड ट्रायंगल आपको एक शीट के इक्विवेलेंट है, और इसी तरह से क्या बोलते हैं ये इसी तरह का जो एक और रिपीटिशन हो जाएगा यहाँ पे देखिएगा, तो ये दूसरा ट्रायंगल जब बन जाएगा तो ये दो शीट के बराबर ए और बी के बीच में दो शीट हो जाएंगी, ए और बी के बीच में दो शीट्स हो जाएंगे, और ये दोनों शीटें अगल बगल से ही कहीं ना स्पेस से आई हैं ना। लाइट जब भी एज ए डिस्टर्बेंस स्पेस में ट्रेवल करती है तो अब ये डिस्टर्बेंस ए और बी पे जो था, जहाँ पे दो शीट थी, जब डिस्टर्बेंस पास हो जाएगा यहाँ ए और बी के बीच में फिर से सिंगल शीट हो जाएगी, और ये डिस्टर्बेंस बी और सी, जहाँ फिजिकल डिस्टेंस ए बी की बराबर है बी सी के बराबर, ये अब दो सीटें यहाँ आपको दिखेंगी। मोटा मोटा आप समझने की कोशिश कीजिए, यहाँ पे दिखा दे, ठीक है। ये ए और क्या बोलते हैं बी सी में आपको ये डिस्टर्बेंस अब आके दिखेगा। अब दो शीटें एक्स्ट्रा शीट यहाँ दिखेगी, और जहाँ से लाइट पास हो गई वहाँ शीट बराबर हो गई है, ठीक है। तो मोटा मोटा रफ ये जो हम बताना चाहते हैं, आप कहोगे फिर और यहाँ बराबर क्यों? क्योंकि इसने बगल से शीट कहीं ना कहीं ले ली। हाँ, चलिए ठीक है। तो इस तरह से लाइट सी की स्पीड से एक्चुअली में फ्लैट स्पेस में चलती है, लेकिन कभी कभी ये डिस्टर्बेंस ए और बी के बीच में हमेशा के लिए लॉक हो सकते हैं। अगर हमेशा के लिए डिस्टर्बेंस लॉक हो जाएं, क्या बोलते हैं, अगर ए और बी के बीच में डिस्टर्बेंस लॉक हो जाए तो कहीं ना कहीं नंबर ऑफ शीट्स हमेशा के लिए ऑन एन एवरेज बढ़ गई है। तो अब दो शीट हो गई है, तो कहने का मतलब ये दोनों सीटें आई कहाँ से? जाहिर सी बात है ए और बी के बीच में ये दोनों सीटें अगल बगल की स्पेस से आई होंगी ना, अगल बगल की स्पेस से आई होंगी। लेकिन ये जो दोनों सीटें हैं अगल बगल की स्पेस से कहाँ आई होंगी? उसके बगल की स्पेस से आई होंगी ना, उसके बगल से। लेकिन सबसे पहले हमको इस लॉक को समझना है कि डिस्टर्बेंस जो चल रहा था आगे सी की स्पीड से, वो लॉक ए और बी के बीच में परमानेंटली लॉक कैसे हो गया? वो ऐसे लॉक हो गया कि यहाँ पर जब ए और बी के बीच में डिस्टर्बेंस था मान लीजिए, और ये आगे बढ़ रहा था, तो पता लगा उसने आगे का रूट नहीं लिया। यहाँ पे शीट आगे पीछे भी अवेलेबल है, ए और बी के आगे भी शीट अवेलेबल है और पीछे भी अवेलेबल है, लेकिन उसने क्या बोलते हैं ये वाली शीट नहीं ली। स्पेस में तो हर तरफ शीट है, तो उसने यहाँ पर कहीं ना कहीं लूप बना लिया, एक इस तरह की
इस तरह की जो फ्लैट शीट्स हैं एक लूप बना लिया और उसने अपना रास्ता डिस्टरबेंस ने एक तरह से बदल दिया और घूम फिर के फिर से वहीं आ जाते हैं, घूम फिर से वहीं आ जाते हैं। तो एक तरह से जब डिस्टरबेंस क्या बोलते हैं यहाँ नीचे दिखेगा, नीचे तो ए और बी में कुछ समय बाद ये पूरी फिगर आपको दिखेगी इस तरह से कि यहाँ पे फिर से फ्लैट हो गया है, नंबर ऑफ शीट 1 आ गई है, जो इसने अगल बगल से शीट ली थी वो वापस दे दी गई है, यहाँ पर इस स्पेस में वापस भेज दी गई है। और अब यही डिस्टरबेंस आपको अब अपोजिट दिशा में यहाँ पे दिख रहा है। और उसने क्या किया है, कहीं ना कहीं क्या बोलते हैं, ये अब जो ए बी के बीच में है अब ये 3D स्पेस में दिख रहा है और यहाँ जो एक्स्ट्रा शीट है वो सी और डी के बीच में दिख रही है, लेकिन ये कहीं ना कहीं जो एक्स्ट्रा शीट आई है वो बगल के स्पेसेस से एक्चुअली में फ्लो कर रही है। तो इस तरह से आप देखिए कि ए और बी पे अगर केवल नज़र रखिए तो वहाँ कभी 2 शीट होती है और जब डिस्टर्बेंस फिर पहुँचेगा तो कहाँ वहाँ का फिर से जब डिस्टर्बेंस चला जाएगा तो 1 शीट हो जाएगी, जब डिस्टर्बेंस फिर से वहाँ साइक्लिक वे में पहुँचेगा तो फिर से 2 शीट हो जाएगी। तो ऑन एन एवरेज ए और बी के बीच में शीट्स की संख्या या सभी जगह इस पूरे वॉल्यूम में बढ़ जाएगी। और इसी तरह से अगल बगल के वॉल्यूम में भी चूँकि कहीं ना कहीं एनर्जी बगल के स्पेस से अंदर फ्लो हो रही है तो इसलिए अगल बगल के वॉल्यूम में भी क्या बोलते हैं, अगल बगल के भी के बाहर भी कहीं ना कहीं एनर्जी लेवल्स बढ़ जाएंगे या नंबर ऑफ शीट्स बढ़ जाएगी। तो कहने का मतलब जब कोई डिस्टर्बेंस ए और बी के बीच में जो है लाइट के रूप में, अगर वो ए और बी के बीच में कैमरामैन अगर लॉक होता है, फ्लैट स्पेस में अगर डिस्टर्बेंस अगर लॉक होता है ए और बी के बीच में, तो वो पूरी तरह ए और बी के बीच में लॉक नहीं होगा। वो क्या बोलते हैं, ए और बी के बीच में कुछ डिस्टर्बेंस क्या बोलते हैं, ये ए के आगे और ये बी पॉइंट के ये बी पॉइंट है, ये कुछ डिस्टर्बेंस क्या बोलते हैं आगे भी मौजूद रहेगा। लेकिन ये जो लॉक है जहाँ ए और बी के बीच में साइक्लिक वे में लॉक हो गया है, ये एक्चुअली में मास की प्रॉपर्टी को जन्म देगा। किसकी प्रॉपर्टी, मास की प्रॉपर्टी को। और जो नंबर ऑफ शीट्स जो ऑन एन एवरेज बढ़ गई हैं शीट्स की आवाजाही से, साइक्लिक वे में कभी शीट आती है कभी जाती है ना, तो ये एक्चुअली में फील्ड को जन्म देंगे। क्या देंगे, ग्रेविटेशनल फील्ड को जन्म देंगे। तो इसलिए मास और फील्ड कैसे डिफाइन होते हैं, क्योंकि जब फ्लैट स्पेस ए और बी के बीच में है और जब ये फ्लैट स्पेस से डिस्टर्बेंस लाइट ट्रेवल करती है और वही डिस्टर्बेंस जब लॉक हो जाता है, पहले तो डिस्टर्बेंस होगा तो नंबर ऑफ शीट्स ए और बी के बीच में बढ़ जाएगी, नंबर ऑफ शीट्स बढ़ जाएगी क्योंकि ये शीट ट्विस्ट हो गई है, ठीक है। अब उसके बाद ये जब लॉक हो जाएगा ए और बी के बीच में तो पता लगेगा कि ए और बी के बीच में क्या बोलते हैं, ये साइक्लिक वे में ये डिस्टर्बेंस लॉक होगा, ये मास बना लेगा, लेकिन ये कुछ डिस्टर्बेंस का पार्ट क्या बोलते हैं बाहर क्या बोलते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड के रूप में रहेगा। तो मास बनेगा और ग्रेविटेशनल फील्ड, मास और ग्रेविटेशनल फील्ड क्या बोलते हैं, दोनों क्या बोलते हैं डिस्टर्बेंस के लॉक होने से बनती है। और डिस्टर्बेंस किससे होता है, लाइट की वजह से होता है, जब वो फ्लैट शीट में लाइट एज अ डिस्टर्बेंस चलती है, ठीक है। तो यहाँ तक तो बात आगे बढ़ गई। इसका रिवर्स हम सोच सकते हैं कि जो डिस्टर्बेंस है वो जो डिस्टर्बेंस है उसका कुछ मास में मतलब डिस्टर्बेंस मास की एनर्जी में चला गया, डिस्टर्बेंस लोकलाइज हो गया, कुछ फील्ड में हो गया, या हम ये कह सकते हैं कि ये जो डिस्टर्बेंस मास के रूप में अगर पूरा लॉक हो गया है तो फिर फील्ड के रूप में जो एक्स्ट्रा एनर्जी आई है, जो बगल के स्पेस से ए और बी के बगल के स्पेस से जो एक्स्ट्रा शीट्स आई है वो कहीं दूर से आ रही है, और जो फील्ड बना रही है कहीं दूर से आ रही है, मतलब कहीं दूर कुछ ना कुछ मास जो है, यहाँ तो मास बना डिस्टर्बेंस जब मास में लॉक हो गया, लेकिन कुछ ना कुछ मास लॉस्ट हुआ, कुछ ना कुछ मास लॉस्ट, LOST मास लॉस्ट हुआ, और स्पेस से वो डिस्टर्बेंस ट्रेवल करते करते यहाँ पे क्या बोलते हैं अंततः नंबर ऑफ सीट्स को बढ़ा रहा है। तो मास और उसके बगल उस जो फील्ड है ग्रेविटेशनल फील्ड को हम मास लॉस्ट के करेस्पॉन्डिंग भी क्या बोलते हैं समझ सकते हैं। इससे इंटरप्रिटेशन ये आता है कि अगर कहीं
डिस्टरबेंस या कई सारे डिस्टरबेंस लॉक होते हैं, मास बनाते हैं, तो उसके फील्ड के लिए कहीं दूसरी जगह मास लॉस्ट भी यूनिवर्स में हो सकता है। तो इससे यूनिवर्स की कंटिन्यूटी बनने के चांसेस है। कहीं मास अगर लॉस्ट होगा, डिस्टरबेंस से मास बनेगा तो कहीं मास लॉस्ट भी होगा। तो ओवरऑल फील्ड और मास के बैलेंस बनाए रहेंगे, ये भी आप देख सकते हैं। यूनिवर्स की स्टेबिलिटी इससे इम्प्रूव होती है। खैर, अब आते हैं कि डिस्टरबेंस वास्तव में लॉक, कभी कभी ये डिस्टरबेंस ऐसा भी हो सकता है कि वो पूरी तरह से मास और फील्ड में लॉक ना हो, डिस्टरबेंस कुछ अनलॉक भी रहे। कहने का मतलब है कि इस डिस्टरबेंस का कुछ पार्ट ट्रेवल भी कर रहा है। ऐसी स्थिति में क्या होगा कि अब इस फील्ड को हम नहीं दिखा रहे हैं, अब ये फील्ड जो है इस डिस्टरबेंस का कुछ पार्ट मास में लॉस हो गया है, मास में क्या बोलते हैं, लॉक हो गया है, LOCK लॉक हो गया है ए और बी के बीच में। लेकिन कुछ पार्ट जो है डिस्टरबेंस का वो अभी भी आगे की ओर मान लीजिए ट्रेवल कर रहा है। क्या कर रहा है? ट्रेवल कर रहा है। जाहिर सी बात है, वो फील्ड में जो जिस तरह की टेढ़ी मेढ़ी शीट होगी उसी में सुपर इम्पोज होकर ये डिस्टरबेंस आगे ट्रेवल करेगा। ऐसी स्थिति में चूंकि इस डिस्टरबेंस का कुछ पार्ट अभी अनलॉक है, ये जो क्या है एक्चुअली में अनलॉक है, तो अनलॉक पार्ट इस वाले लॉक पार्ट से साथ जुड़ा हुआ है, तो ये अनलॉक पार्ट आगे बढ़ेगा। लेकिन ये जब आगे बढ़ेगा तो डिस्टरबेंस इसके साथ जुड़ा हुआ है, तो ये भी क्या बोलते हैं उसी के साथ एडजस्ट होगा। तो इसको मतलब क्या होगा कि अब पता लगा कुछ समय बाद आपको मास इस पोजीशन से ए और बी की इस पोजीशन से हटकर सी और डी की नई पोजीशन पे मास दिखेगा और आपको मास मूव करता हुआ दिखेगा। लॉक पोर्शन तो मास के रूप में मूव हो रहा है, लेकिन बिना ये जो एक्स्ट्रा शीट्स जो हैं, जो वास्तव में अनलॉक हैं, वही इस मास को मूव करा रहे हैं। तो अगर शीट्स की संख्या देखें, ये जो मास है और जो अनलॉक शीट है, ये क्या बोलते हैं, अनलॉक शीट कहीं ना कहीं मास को और उसकी काइनेटिक एनर्जी को जन्म देते हैं। तो मतलब अगर मास है तो मास में एक एनर्जी होगी जो कहीं ना कहीं लॉक शीट के बराबर होगी, किसके? लॉक शीट्स के बराबर होगी। लेकिन जो इस मास को आगे बढ़ाएगा उसमें कुछ एक्स्ट्रा अनलॉक शीट भी होंगी, और अनलॉक शीट क्या बोलते हैं, वो आगे जब बढ़ाएगा तो मास को क्या देगा, वो मूव कराएगा, मास को मूवमेंटा देगा जो काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगी। इसलिए टोटल एनर्जी जो सिस्टम की दी जाएगी, वो मास के बराबर जो शीट्स जो उसके अंदर कंज्यूम हो गई हैं वो, और प्लस मतलब लॉक शीट प्लस काइनेटिक एनर्जी जो p²/2m से लिखते हैं अनलॉक शीट, यही क्या बोलते हैं टोटल एनर्जी होगी। और मास वाले की एनर्जी अगर हम mc² के बराबर मान लें, तो अनलॉक वाली की जो एनर्जी है, जो काइनेटिक एनर्जी इसको दे रही है मास को, वो हो जाएगी p²/2m। तो ये एनर्जी की इक्वेशन एक्चुअली में इस तरह से आती है। तो काइनेटिक एनर्जी भी कहीं ना कहीं मास और मास की काइनेटिक एनर्जी भी कहीं ना कहीं इन्हीं क्या बोलते हैं 2D शीट्स, जिनको हम ग्रेविटॉन की शीट्स कहेंगे, GS ग्रेविटॉन शीट्स का ही एक्चुअली में फंक्शन है। अब ऐसे पिछले एपिसोड में बताया कि ये शीट्स लॉक कैसे होती हैं। कोई डिस्टरबेंस अगर ए और बी के बीच में वास्तव में अगर कोई डिस्टरबेंस है, उधर उस साइड कोई दिक्कत नहीं है, लिखा हुआ है। हाँ ठीक है। अगर कोई डिस्टरबेंस ए एंड बी के बीच में अगर कोई डिस्टरबेंस है, वो फ्लैट स्पेस में आगे बढ़ रहा है सी की स्पीड से, ये लॉक क्यों होगा? क्योंकि ये डिस्टरबेंस शीट में है, क्योंकि डिस्टरबेंस ये कैमरामैन किस में है? शीट में है। तो एक फोटोन इधर जा रहा है और दूसरा शीट में जो दूसरा डिस्टरबेंस है, जैसा बताया, वो इधर की ओर है। किधर की ओर है? जब ये दोनों टकराएंगे, दो फोटॉन्स कोलाइड करेंगे P1 और P2, ये दोनों डिस्टरबेंस इन्हीं शीट्स में, तो ये जो पॉजिटिव डिस्टरबेंस ऊपर की ओर पॉजिटिव चार्ज
ये नेगेटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज, लेकिन पॉजिटिव नेगेटिव में नेगेटिव फिर यहाँ पे ये वाला पॉजिटिव नेगेटिव बदल जाएगा। जब डिस्टर्बेंस ट्रेवल करेंगे तो कोई भी चार्ज किसी लोकेशन पे फिक्स नहीं है, लेकिन जब टकराएंगे, जब आगे नहीं बढ़ पाएंगे ये डिस्टर्बेंसेस, तो वास्तव में क्या होगा कि ये चार्जेस जो हैं हर एक पोजीशन पे कहीं ना कहीं फिक्स हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? और सब कुछ किससे बन रहा है? ग्रेविटॉन सीट से बन रहा है ना। अगर ये सारे एक ही जगह पे पॉजिटिव आ जाएं, उसके बगल नेगेटिव कर दें, तो इस तरह का सिस्टम अगर जनरेट हो जाए, तो अब नेगेटिव मासलेस चार्जेस एक तरफ हो गए और पॉजिटिव चार्जेस एक तरफ, तो ये एटम बना लेगा। क्या बना लेगा? एटम। लेकिन अगर ये बराबरी से बटे हैं तो अभी रीअरेंज नहीं हुआ, लेकिन रीअरेंजमेंट अगर इस तरह से हो जाए कि क्या बोलते हैं, पॉजिटिव वाले एक तरफ और नेगेटिव वाले एक तरफ, तो एक्चुअली में ये सिस्टम क्या बन जाएगा? ये पॉजिट्रॉन, ये सिस्टम पॉजिट्रॉन और उसका एंटी पार्टिकल इलेक्ट्रॉन, पॉजिट्रॉन इलेक्ट्रॉन फील्ड बन जाएगी। लेकिन ये सब दोनों एक ही सिस्टम का पार्ट हैं। और अच्छा, ये तो चलिए सब एक तरफ कर दिए, लेकिन कभी कभी ऐसा हो सकता है मोस्ट फंडामेंटल, और ये मूव भी, ये जो डिस्टर्बेंस जो अभी लॉक हुए हैं मासलेस पार्टिकल, जैसे मास मूव करता है वैसे ये भी मूव कर सकते हैं। तो वो इधर जाएगा, वो इधर जाएगा, ठीक है। लेकिन मोस्ट फंडामेंटल मतलब और जनरलाइज्ड वे में देखें तो सारे पॉजिटिव जो एक तरफ हैं, पॉजिटिव एक तरफ ज़्यादा हो सकते हैं, उनके बीच में कुछ नेगेटिव हो सकते हैं, लेकिन पॉजिटिव एक तरफ ज़्यादा हो सकते हैं। इसी तरह से, और ये पूरा सिस्टम इधर की ओर मूव कर रहा है, जबकि शीट के इधर नेगेटिव इधर ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन उनके बीच में कुछ पॉजिटिव हो सकते हैं ना। और ये पूरा डायनेमिक सिस्टम है, कभी ये पॉजिटिव ना, तो इसी तरह से कुछ नेगेटिव और इधर हो सकते हैं, और ज़्यादातर क्या बोलते हैं, पॉजिटिव इधर हैं। तो यहाँ पर दोनों सिस्टम एक हैं, लेकिन ज़्यादा पॉजिटिव इधर हैं, तो पॉजिट्रॉन इधर और इलेक्ट्रॉन इधर। लेकिन इसी के साथ साथ भले ही ये पॉजिटिव अपना चार्ज बना लिया है, लेकिन ये शीट जुड़ रही है, शीट घट रही है, जुड़ते घटते क्या बोलते हैं, घट रही है। और ये शीट इस तरह से भी अरेंज हो सकती है कि जो अभी पॉजिटिव है वो कुछ देर बाद नेगेटिव हो जाए, और जो नेगेटिव हो वो पॉजिटिव हो जाए। लेकिन ओवरऑल अगर इधर 5 पॉजिटिव 2 नेगेटिव हैं, तो ओवरऑल 5 पॉजिटिव 2 नेगेटिव होंगे। तो इस तरह के डायनेमिक सिस्टम में हम क्या कहेंगे कि पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन किस में स्टेज में है, एक ही सिस्टम का पार्ट है। जैसे पेनरोज साहब बताते हैं, ये हो जाएगा सुपर पोजीशन, और पॉजिट्रॉन इलेक्ट्रॉन सिस्टम को हम अलग अलग नहीं कर सकते हैं ना। इसको कहेंगे हम एंटेंगलमेंट। देखिए रीमा आर्ट की स्टूडेंट है, उसको समझ में आ रहा है। लेकिन इसी के साथ साथ कोई ज़रूरी नहीं कि सभी ये जो मासलेस चार्जेस हैं वो अलग अलग हों। कुछ मासलेस, जैसे सिंपल वे में एटम की बात करें कि अगर डिस्टर्बेंस लॉक होकर मास बना रहा है जहाँ पे, तो पॉजिटिव चार्जेस एक जगह आ गए, और नेगेटिव चार्जेस जो हैं, जो क्लोज्ड लूप है जो अब चार्ज बना रही है, वो नेगेटिव चार्जेस आपस में सरफेसेस हाइड कर लें, मतलब दो नेगेटिव आपस में ओवरलैप करने लगें। जब ओवरलैप करने लगेंगे तो सरफेस एनर्जी सरफेस है वो अंदर छुपने जब लगेंगे, तो यही क्या बोलते हैं, मास बनाएगा। क्या बनाएगा? मास कैसे बना था? जब सरफेस ए और बी के बीच में लोकलाइज हो गया। तो सरफेस छुपने का मतलब है कि सरफेस लोकलाइज हो गया, मतलब वो मास बना लिया। तो इसलिए जब हम मटेरियल बैलेंस करेंगे तो मासलेस पार्टिकल का करेंगे, और मासलेस पार्टिकल की डेंसिटी को अगर हम साई से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको एक्स और टी पर यूनिट वॉल्यूम अगर हम बैलेंस करें, तो इसकी ये पर यूनिट वॉल्यूम, जैसे प्रोफेसर आईएससी बेंगलोर में संजीव कुमार गुप्ता सर पढ़ाते थे कि पर यूनिट वॉल्यूम साई मतलब मासलेस पार्टिकल की डेंसिटी कैसे चेंज होगी, वो होगी साई एक्स टी से ना। और ये मासलेस पार्टिकल अंदर बाहर
आ जा रहे हैं तो डिफ्यूजन से माइनस डी डबल डेरिवेटिव डेवर स्क्वायर डेवर एक्स स्क्वायर साई एक्स टी ना। और ये मास, जैसा मैंने बताया ना, मास जब ये वेलोसिटी भी इसमें हो सकती है और फील्ड के इंटरेस्ट करने से इसको वापस रिबाउंड भी कर सकता है ना, क्योंकि हमने पिछले वाले में जैसे आपको बताया था कि अगर जो डिस्टरबेंस है वो इस तरह से क्या बोलते हैं डिस्टरबेंस, कुछ डिस्टरबेंस लॉक हो जाए, कुछ डिस्टरबेंस तो मास बना लिया, लेकिन कुछ डिस्टरबेंस अभी भी आगे बढ़ रहा है, तो आगे बढ़ रहा है ना, तो वो जब आगे बढ़ेगा तो इसको भी आगे बढ़ाएगा। कहने का मतलब उल्टा सोचिए, जब मास आगे जाएगा तो इन पार्टिकल को पास लाएगा ना। तो ऐसे स्थिति में मतलब पहले तो वापस ठेलेगा, मतलब शीट्स को वापस ठेलेगा, तो वो वाला क्या बोलते हैं टर्म लिख लीजिए बी इंटू इसी के करस्पॉन्डिंग सिस्टम की अगर पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन कर दें साई एक्स टी, और बबल्स कुछ लॉस हो रही हैं चूँकि बैलेंस कर रहे हैं, तो एस टाइम्स वो भी कहीं ना कहीं यू एक्स इंटू साई एक्स टी। तो श्रोडिंगर इक्वेशन से मिलती जुलती इक्वेशन हमको इस तरह से एक्चुअली में ये आएगी। तो एक्चुअली में जो श्रोडिंगर इक्वेशन है वो आई एच कट कॉम्प्लेक्स अलजेब्रा से जो है डेवर बाई डेवर टी साई एक्स टी अब नहीं दिखाएंगे, और ये बराबर है माइनस एच कट स्क्वायर बाई 2m डेवर स्क्वायर डेवर एक्स स्क्वायर साई एक्स टी प्लस यू एक्स इंटू साई एक्स टी, जहाँ ये कॉम्प्लेक्स वेरिएबल है। क्या वेरिएबल है? साई एक्स टी कॉम्प्लेक्स वेरिएबल है, आई कॉम्प्लेक्स नंबर है। और हमारी जो इक्वेशन है जो नेगेटिव मासलेस पार्टिकल की डेंसिटी साई रिप्रेजेंट करता है, नेगेटिव मासलेस पार्टिकल की डेंसिटी साई रिप्रेजेंट करता है, वो कैसे है, वो इस तरह से दी गई है। डिफ्यूजन वाला टर्म ठीक वैसे ही दिखता है, बट डेवर स्क्वायर डेवर एक्स स्क्वायर साई एक्स टी नहीं दिखाएंगे, जगह की कमी है, प्लस बी टाइम्स जो रिबाउंड वाले टर्म है, मास जो मासलेस को ठेल रहा है, और माइनस जो मासलेस पार्टिकल जो इस वॉल्यूम में कहीं ना कहीं अंदर जाके इस वॉल्यूम में अंदर जाके जहाँ पे क्या बोलते हैं मास, ये बबल्स अंदर तो जा रहे हैं, ये बबल्स देखिए अंदर जा रहे हैं ना, लेकिन मास बाहर ठेल रहा है दूसरा टर्म, और ये आपस में कोलाइड हो जा रहे हैं तो लॉस हो जाएगा। तो ये वाला टर्म भी एक्चुअली में एस टाइम्स यू एक्स इंटू साई एक्स टी इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। एक्चुअली में ये डेंसिटी चेंज करेगा, ये डेंसिटी चेंज करेगा, ये चार्ज को फिक्स कर देगा। तो जब इसको इधर ले आएंगे तो एक्चुअली में डेवर बाई डेवर टी साई एक्स टी, और ये एक्चुअली में डेंसिटी चेंज कर रहा है, तो इसको आप लिख सकते हो एस टाइम्स जो डेंसिटी फिक्स चार्ज में बदल गई है ना, तो ये हो जाएगी टोटल चार्ज डेंसिटी, और ये बराबर फिर बाकी बचे हुए टर्म आपके ये रहेंगे, फिर से नहीं लिख रहे हैं। हमने पिछले एपिसोड में बताया कि जो टोटल फ्री चार्ज डेंसिटी रहेगी, मतलब इंटीग्रल ऑफ साई डीवी पूरे एटॉमिक वॉल्यूम में डिवाइडेड बाई टोटल चार्ज डेंसिटी, ये क्या है, ये क्या है, फ्री चार्ज डेंसिटी डिवाइडेड बाई टोटल फ्री चार्ज, तो मतलब टोटल फिक्स्ड चार्ज, जो इन दोनों का सम होगा वो एक्चुअली में कांस्टेंट रेशियो होता है। मतलब जितने भी मासलेस पार्टिकल के जो चार्ज हैं टोटल पूरे वॉल्यूम में, एटॉमिक वॉल्यूम में, टोटल एटॉमिक वॉल्यूम में जो नेगेटिव चार्ज है मासलेस पार्टिकल का, जब श्रोडिंगर इक्वेशन से हम कंपेयर करेंगे इस इक्वेशन से, तो आप पाओगे कि टोटल फ्री चार्ज जो है, फ्री चार्ज जो मासलेस पार्टिकल में फ्री चार्ज है ना, जो कहीं ना कहीं इससे दिया जाएगा डिवाइडेड बाई ये टोटल फ्री चार्ज डिवाइडेड बाई टोटल जो पूरा चार्ज है फ्री चार्ज, और ये क्या बोलते हैं जो फिक्स्ड चार्ज है मास में जो चार्ज है, ये टोटल क्या बोलते हैं टोटल फ्री चार्ज ना, टोटल फिक्स्ड चार्ज ना, ये रेशियो इनका फिक्स है। और चूंकि टोटल चार्ज ई के बराबर है, तो आप पाओगे कि टोटल जो फ्री चार्ज है, मतलब इंटीग्रल ऑफ साई डीवी एटॉमिक वॉल्यूम में कांस्टेंट है, और फिक्स्ड चार्ज
का रेशियो के फिक्स्ड चार्ज के रेशियो में भी कांस्टेंट है। तो इसलिए चूँकि पूरा एटम इन्हीं क्या बोलते हैं शीट्स से ही बन रहा है, तो हम अगर एटम की एनर्जी शीट्स के एरिया के अनुसार कैलकुलेट करना चाहें तो मासलेस पार्टिकल शीट से ही बन रहे हैं, तो एक्चुअली में नंबर ऑफ मासलेस पार्टिकल्स तो साइज से रिप्रेजेंट होंगे, नंबर ऑफ मासलेस पार्टिकल, नेगेटिव मासलेस पार्टिकल, और अगर इनका इंटीग्रल कर देंगे पूरा एटॉमिक वॉल्यूम में, तो वो नेगेटिव चार्ज का पूरा मासलेस नंबर ऑफ पार्टिकल्स आ जाएंगे, मल्टीप्लाइड बाई अगर एक पार्टिकल का जो एरिया है वो शीट एरिया जो कांस्टेंट होगा उससे K1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो नेगेटिव का पूरा एरिया आ जाएगा। और यही क्या बोलते हैं, इसी के साथ साथ ठीक क्या बोलते हैं, इसके ही रेशियो में चूँकि टोटल जो मास में चार्ज फिक्स है उसमें भी शीट कंज्यूम हुई है, तो अगर कोई एक कांस्टेंट से K2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल जो फिक्स्ड और फ्री चार्ज में शीट कंज्यूम हुई वो निकल आएगी टोटल एनर्जी। और चूँकि सिमेट्री है, चूँकि पॉजिटिव चार्ज भी सिमेट्री से ही, शीट्स की सिमेट्री से ही बन रहा है, तो इसलिए अगर इसको टोटल 2 से गुणा कर देंगे तो पूरे एटम की क्या बोलते हैं वेव फंक्शन से एनर्जी आ जाएगी। तो अगर जो वेव फंक्शन है चाहे कॉम्प्लेक्स हो चाहे फ्री चार्ज डेंसिटी से लें, अगर उसका इंटीग्रल एटॉमिक वॉल्यूम में कर दें मल्टीप्लाइड बाई सम कांस्टेंट ना, ये कहीं ना कहीं टोटल क्या बोलते हैं एटम की एनर्जी देगा, जिसमें क्या बोलते हैं बेसिक जो 2 डायमेंशनल शीट है उसकी एनर्जी भी आ जाएगी। और इसको अगर माइनस क्या बोलते हैं इस एटम की एनर्जी जो होगी वो अगर उस डेंसिटी ρc स्क्वायर है उस पूरे सिस्टम की, और उसको एक कांस्टेंट K2 लिख लें क्योंकि एक एटम का हमने सब कुछ कैलकुलेट किया है, तो अगर 1 kg एटम का हम लेते तो ρc स्क्वायर टोटल रेस्ट मास एनर्जी होती, तो K2 से गुणा कर देंगे तो एक एटम की कितनी एनर्जी होगी। इन दोनों का डिफरेंस एक्चुअली में क्या देगा आपको, एटम में जो बेसिक शीट है जो बिना डिस्टरबेंस के जो बेसिक शीट होती, मतलब स्पेस की एनर्जी दे देता जो एटम के वॉल्यूम में है। ये हम पिछले एपिसोड में हमने इसको कैलकुलेट किया है। लेकिन अगर mc स्क्वायर या ρc स्क्वायर अगर इस बेसिक इस शीट की एनर्जी को भी, बेसिक जो फ्री स्पेस में जो शीट है उसकी एनर्जी को भी अकोमोडेट कर रहा है, तो ये डिफरेंस 0 आ जाएगा, जो हमने एक दूसरे एपिसोड में हमने शो करने की कोशिश की है। हमारा सीधा कैमरामैन कहने का मतलब ये है कि जो भी मास है m अगर वो फोटॉन में तब्दील होगा, इसमें एनर्जी जो है mc स्क्वायर अगर ये फोटॉन में निकलेगी तो ये फोटॉन किसी न किसी शीट में ट्रेवल कर रहा है, तो फोटॉन की एनर्जी तो मास से निकल आई, h म्यू ये मास से निकल आया, लेकिन ये मास जब फोटॉन में तब्दील हो जाएगा तो इस मास का स्पेस में फोटॉन चलेगा, फोटॉन निकला है, लेकिन स्पेस में कुछ ना कुछ स्पेस की एनर्जी बचेगी जो कहीं ना कहीं mc स्क्वायर में काउंट नहीं हो रही है, लेकिन वेव फंक्शन कैलकुलेशंस में वो काउंट होनी चाहिए। कहने का मतलब है कि k टाइम्स इंटीग्रल ऑफ साई dv माइनस K2 टाइम्स ρc स्क्वायर इज इक्वल टू स्पेस में जो एनर्जी है, स्पेस एनर्जी डेंसिटी पर यूनिट वॉल्यूम के बराबर होना चाहिए, क्योंकि खाली स्पेस खाली नहीं है बल्कि वो एनर्जी से फील्ड है। उम्मीद है स्पेस 2 का एपिसोड आप लोगों को पसंद आया होगा और किसी तरह से आइंस्टीन साहब की E बराबर mc स्क्वायर इक्वेशन, जनरल रिलेटिविटी और क्वांटम फिजिक्स श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को एक साथ लिंक करने की कोशिश की गई है, स्पिन को समझाने की कोशिश की गई है, और इसी के साथ साथ क्या बोलते हैं मास एनर्जी कन्वर्जन, और इन चीज़ों को यही सेंटेनरी ट्रिब्यूट एक लेमैन, जो मैं यूनिवर्सिटी से तो बाहर हूँ इस समय, जो भी नॉलेज है हम लोग दे रहे हैं। और कैमरामैन रीमा जायसवाल का बहुत बहुत आभार। और मेरा पता है 869 आरकन्या चौराहा, मुट्ठीगंज, प्रयागराज, इलाहाबाद, यूपी, इंडिया, जो विश्व के साथ सामंजस्य से है। मेरा नाम मनीष जायसवाल, कैमरामैन के मान रीमा जायसवाल। स्पेस 2 अभी मैं शाम को 1 घंटे बाद लाइव एपिसोड में भी फेसबुक में आऊँगा, तो उसमें मैं इस वीडियो को ऐड कर लूँगा।
इस थ्योरी का सबसे बड़ा फायदा ये जो दिखता है कि जब भी डिस्टरबेंस या फोटॉन्स या फील्ड अगर मास में लॉक होंगी तो मास के साथ फील्ड भी बनेगी। अब ये फील्ड की एनर्जी उसी डिस्टरबेंस से भी आ सकती है या ग्रेविटॉन सीट से कहीं दूसरा मास लॉस्ट हो, जहां मास बन रहा है तो उसकी फील्ड में वो एनर्जी चली जाए। तो इससे यूनिवर्स की कॉन्टिन्यूटी को भी मदद मिल सकती है। यूनिवर्स जितना जल्दी सोचा जा रहा है खत्म हो जाएगा, वो काफी समय ले सकता है, क्योंकि कहीं मास बन रहा है तो कभी मास लॉस्ट भी हो रहा है, कहीं लॉस हो रहा है तो कहीं बन भी रहा है। हो सकता है कि यूनिवर्स अभी लगातार फैल रहा है इस फेज में, लेकिन कभी ऐसा भी हो कि यूनिवर्स सिकुड़ने वाले फेज में भी वापस आ जाए। तो इतनी जल्दी सब कुछ ऑल इज नॉट लॉस्ट है। तो और इसी के साथ लियोनार्ड सक्सेना साहब, फेमन साहब का वीडियो वो तो अब नहीं रहे, और पेनरोज साहब के वीडियो मैं सुनता रहता हूँ, और अलग अलग चैनल्स, फिजिक्स है, मैथ है, मैथ फैक्ट है, और प्रवर्तो चक्रवर्ती साहब का है ना, अलग अलग चैनल्स भी मैं सुनता रहता हूँ। उनका भी आभार। थैंक यू सर।